इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का बात करेंगे जो कि हो सकता है कल बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में आए। हो सकता है, ये गेसिंग पेपर है, ठीक है ना। तो आपको गेसिंग क्वेश्चन दिए जा रहे हैं बस, ठीक है ना। बाकी तो आपको पूरे पढ़ के जाने हैं। ऐसा नहीं है कि बस इसी वीडियो के भरोसे रहकर जाइए, ठीक है ना। तो चलिए, इसमें कुछ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता रहता है। उसी क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है, पहले का क कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 11 इज़ अ कंपोजिट नंबर। यानी कह रहा है कि 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है, क्यों? आपको एक्सप्लेन करके बताना है। तो देखिए, नीचे सॉल्यूशन है 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11। आप देखोगे यहाँ पे 2 गुणे 11 क्या है, कॉमन है। क्या देखोगे, 2 गुणे 11 जो है यहाँ पर कॉमन है। तो जब 2 गुणे 11 कॉमन है तो यहाँ पे कॉमन निकाल लिया गया, ठीक है ना। जब कॉमन निकाल लिया गया तो 2 हटेगा और 11 हटेगा, तो बचेगा क्या ब्रैकेट में, 17 गुणे 5 गुणे 3 और यहाँ से 2 11 दोनों गया तो क्या बचेगा, +1 बचेगा, ठीक है ना। तो 2 गुणे 11 और इन तीनों का जब गुणा करोगे, 17 का 5 का और 3 का जब गुणा करोगे तो 255 आएगा, फिर +1, फिर 2 गुणे 11 2 गुणे 11 गुणे 500 256, फिर आगे देखेंगे आप 512 गुणे 11, फिर कितना आएगा, 5 6 3 2, ठीक ना। गुणा करने पर कितना आएगा, 5632। अब आगे देखेंगे हम लोग क्या लिखा है कि 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 इज द कंपोजिट नंबर। ये एक भाज्य संख्या होगा, क्यों? बिकॉज ऑफ देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन आर 2 11 256 एंड 5632। ये भाज्य संख्या क्यों होगा? क्योंकि आप देख रहे हो कि ये इसके ना 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 2 से ज़्यादा फैक्टर मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, मतलब खुद वो संख्या और एक के अलावा और भी गुणनखंड है। जैसे 512 भी है, ठीक है ना, 512 भी है, 11 भी है, ठीक है ना। आप कह सकते हो 2 भी है और 5 6 3 2 भी है। तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड है ना, जो नंबर दिए गए हैं इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए क्या होगा, आपका कंपोजिट नंबर होगा, यानी कि भाज्य संख्या होगी, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। जब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो ये हो गया पहले का ख। कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर -7 एंड 10 रेस्पेक्टिवली। यानी एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -7 और 10 है। तो देखिए, कह रहा है कि जरा क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। शून्यक नहीं दिया है, शून्यकों का योग दे रखा है, यानी कि सम ऑफ रूट्स दे रखा है, ना कि रूट्स। और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है। समझ में आया? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, ठीक है ना। और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, ठीक है ना। प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा गिवन है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 10 है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा, माइनस प्लस में कहीं भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है ना, कि कहाँ माइनस लगेगा कहाँ प्लस लगेगा, तो ये सब एकदम क्लियर करके जाइएगा। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x² हो गया माइनस, फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -7 है तो -7 रख दिया, फिर x है तो x, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 10 है तो 10 रख दिया, फिर x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7x प्लस 10 हो गया ये आंसर। समझ में आया? तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, पहले का ग वाला देखिए, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड द नंबर्स। क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। 2 संख्याओं का अंतर, तो हमको नहीं मालूम वो 2 संख्याएं क्या हैं, तो एक को आप x मान लो,
ठीक है ना। एक को आप x मान लो और दूसरे को x प्लस 26 मान लो। एक क्योंकि अंतर बोल रहा है ना। देखो जब दो संख्याओं का योग देता है तो एक को हम लोग x मानते हैं, दूसरे को हम लोग जैसे मान लीजिए दे दिया दो संख्याओं का योग 26 है, तो एक को x मानेंगे, दूसरे को 26 माइनस एक्स मानेंगे। आई बात समझ में। लेकिन यहाँ पे अंतर कह रहा है, तो एक को x मानेंगे, दूसरे को 26 प्लस एक्स मानेंगे या x प्लस 26 मानेंगे। तो माना पहली जो संख्या है वो क्या है, माना पहली संख्या क्या है x है और दूसरी संख्या क्या होगी x प्लस 26 होगी। आई बात समझ में। जितनी बातें बोल रहा हूँ ध्यान से सुनते रहिएगा। फिर क्या हो जाएगा, x प्लस 26 बराबर 3x। क्या कहा है, कहा है कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये मान लिया हम लोग एक संख्या x प्लस 26 को एक संख्या मान लिए और ये दूसरी संख्या x को मान लिए, तो x प्लस 26 जो होगा वो x का क्या होगा 3 गुना होगा। आई बात समझ में। ठीक है, तो x प्लस 26 बराबर क्या हो गया 3x लिख दिया। फिर 26 बराबर 3x और x गया घट गया तो 3x माइनस एक्स हो गया। ठीक है ना, तो 3x में से x गया कितना बच जाएगा 2x और बराबर 26। 2 से डिवाइड कर दो, 13 दूना 26। तो क्या लिख देंगे हम लोग, देयरफॉर फर्स्ट नंबर विल बी 13 एंड सेकेंड नंबर विल बी x प्लस 26। यानी कितना हो जाएगा बताइए, x प्लस 26 यानी कितना हो जाएगा बताइए 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 39। यानी एक संख्या जो होगी आपकी 13 होगी, एक संख्या आपकी क्या होगी 13 होगी और दूसरी संख्या क्या होगी आपकी 39 होगी। आई बात समझ में। अच्छा, इसको अगर दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, तो दूसरे तरीके से करने का तरीका भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिएगा, जैसे एक संख्या को आपको क्या मानना था x, एक संख्या आपने x मान लिया और दूसरा संख्या क्या मान लिया y, दूसरा संख्या क्या मान लिया y। ठीक है ना, फिर कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन यानी प्रथम शर्तानुसार दो संख्याओं का अंतर कितना है 26। यानी कि आप ऐसे कह सकते थे x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 26 हो गया। x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 26 हो गया। आई बात समझ में। ये हो गया आपका पहला समीकरण। ठीक है ना, ये हो गया पहला समीकरण। अब क्या कहता है, अब कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हम लोग x को x माइनस वाई किए ना, तो यानी कि x को बड़ा माने हैं, इसीलिए x माइनस वाई बराबर 26 लिखे हैं। ठीक है ना, x को बड़ा माने हैं। तो दूसरे कंडीशन में इसने कहा है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो x बराबर क्या मान लेंगे, x बराबर हम लोग मान लेंगे 3y। यानी x जो है y का 3 गुना है, तभी तो x बड़ा बनेगा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या मान लेंगे बताइए, हम लोग मान लेंगे कि x बराबर क्या हो जाएगा बताइए 3y। x बराबर क्या हो जाएगा 3y। ये आपका हो जाएगा दूसरा समीकरण। कौन सा समीकरण हो जाएगा आपका, ये दूसरा समीकरण। ठीक है ना, चलिए तो x बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पे 3y, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। बस अब x का मान रख देना पहले समीकरण में, रख करके फिर सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, तो आप जिस तरीके से चाहिए चाहो सॉल्व करना उस तरीके से आप सॉल्व कर लो। ठीक है ना, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा अगला क्वेश्चन और करके इसका अथवा करके दिया है, द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कह रहा है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं बड़ा कोण क्या होगा x और छोटा कोण क्या होगा y। ऐसा ही मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं बड़ा कोण क्या होगा x होगा और छोटा कोण क्या होगा y। देखिए, लार्जर एंगल जो होगा वो x होगा और स्मॉलर एंगल क्या होगा y होगा, ऐसा लेट किया है। फिर कह रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल है, तो सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि संपूरक कोण। संपूरक कोण में क्या होता है, संपूरक कोण में होता है दो कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। दो कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री के क्या होगा, वेट अ मिनट, बराबर होगा। ठीक है ना, चलिए
बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। हाँ देखिए, कहाँ पे थे हम लोग? दो कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। संपूरक का मतलब ये होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो गया। फिर x बराबर क्या हो जाएगा? y प्लस 180 डिग्री, सॉरी। फिर आगे क्या कह रहा है? देखिए ये पहला समीकरण आपका हो गया। फिर आगे क्या कह रखा है? कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखिए क्या दूसरे समीकरण में क्या बोला गया कि बड़ा कोण, यानी बड़ा कोण हम लोग x को माने हैं, और छोटे छोटे कोण से क्या है? 18 अधिक है, ठीक है ना। तो छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी कि y प्लस 18 हो जाएगा। बड़ा कोण यानी बड़ा कोण x माना गया है, छोटे कोण से 18 अधिक है, छोटा कोण y है, 18 अधिक है तो 18 ऐड कर दिए। समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया दूसरा समीकरण आपका, ठीक है ना। अब x का मान पहले समीकरण में रख दीजिए और रख करके फिर सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करोगे तो y का मान 81 आएगा और x का मान क्या आएगा? 99 आएगा। समझ में आया? तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आप दोनों को जोड़ लीजिएगा, देखिएगा 180 के बराबर आएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए आगे, हाँ पहले का घ देखिए, फाइंड द सम ऑफ द इनवर्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। कह रहा है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, तो मूल हम लोग मान लेते हैं अल्फा और बीटा है, तो मूलों का व्युत्क्रम क्या होगा? अगर मूल हमने अल्फा और बीटा मान लिया तो मूलों का व्युत्क्रम क्या होगा? तो अल्फा का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/अल्फा, और बीटा का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/बीटा। देखिए क्या बोला मैं कि अल्फा का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/अल्फा हो जाएगा, और बीटा का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/बीटा हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। तो -b/a, माइनस बी की वैल्यू क्या है? -7 है, यानी b की वैल्यू -7 है, तो ये -7 रखा गया। ये बाहर वाला माइनस साइन है, ठीक है ना। वो तो फॉर्मूले में ही साइन है ना बाहर, इसलिए बाहर वाला माइनस है। और ए की जगह 1x, एक्स नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं है, ये 1x स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए की जगह क्या है? 1 है, तो 1 रखा गया, ठीक है ना। जब सॉल्व किया गया तो माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, तो आपको क्या मिला? अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 मिला। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। सी का मान क्या है? 12, और ए का मान यहाँ पे 1 है, आपको पहले ही बताया, तो 12/1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया? 12। अब देखिए अब क्या किया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या किया गया है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला गया है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यानी व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रम क्या होता है? 1/अल्फा, और बीटा का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/बीटा, और उनका योग तो प्लस लगा दिया। ये पूछा है आपसे, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ये किया गया है। अब जब एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, तो अल्फा से अल्फा जब कटेगा तो बीटा जा करके यहाँ गुणा करेगा, और बीटा से बीटा जब कटेगा अल्फा जाके के यहाँ गुणा करेगा, यानी अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम लेने पर ऊपर अल्फा प्लस बीटा हो गया, नीचे अल्फा इंटू बीटा हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 7, ये उठा के रख दिया। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 12, ये उठा के रख दिया। तो आंसर क्या आ गया? 7/12। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए गला भी खराब हो रहा है, गजब है। हाँ चलिए, द मोड एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 25.5 एंड 27.0 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द मीडियन। देखिए देखिए क्या है, द मोड एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर। देखिए क्या है? मोड है और अरिथमेटिक मीन है, ठीक है ना। मोड यानी बहुलक दिया है और माध्यक दे रखा है, बहुलक और
माध्यक दे रखा है, सॉरी माध्य, बहुलक और माध्य, बहुलक और माध्य दे रखा है। तो बहुलक कितना दे रखा है, बहुलक दे रखा है 25.5 और माध्य कितना दे रखा है 27.0। ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है, माध्यक पूछ रहा है यानी माध्यक पूछ रहा है। ठीक ना। चलिए, यानी कि मीडियन आपसे पूछ रहा है। तो मॉड बराबर क्या होता है, यानी बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। क्या बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। ये फॉर्मूला जरूर याद करके जाइएगा, जरूर याद करके जाइएगा, जरूर याद करके जाइएगा। ठीक है ना, याद करके जरूर जाइएगा। चलिए, अब बहुलक कितना है 25.5, तो लिख दिया 25.5। और उसके बाद क्या पूछा है, माध्यक पूछा है, तो 3 गुणे माध्यक जैसे था वैसे लिख दिया, और माइनस 2 गुणे माध्य कितना है 27, क्योंकि पहले बहुलक का नाम लिया था इसलिए बहुलक, ये माध्य का नाम बाद में लिया इसलिए ये माध्य होगा, 27 है। सॉल्व कर लीजिए, जब सॉल्व करेंगे हाँ, जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको क्या मिला, 3 मीडियन इक्वल टू 25.5 प्लस 54। ठीक है ना। जब आगे सॉल्व करेंगे तो मीडियन आपको कितना मिल जाएगा 26.5, मीडियन यानी माध्यक कितना मिल जाएगा 26.5। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी आगे हम लोग चलते हैं। चलो भैया, पहले का 5वां यानी कि 1 का अंगा इन द गिवन फिगर। ठीक है, फिगर दिया हुआ आपको दिख रहा है, ABC एंड AMP आर 2 राइट एंगल्स। ठीक है, 2 समकोण त्रिभुज हैं, बिल्कुल दिख रहा है। राइट एंगल एट B एंड M, राइट एंगल जो है B पर है और किस पर है, M पर है। ठीक है ना, समकोण कहाँ पे, B पर और M पर है, वो भी आपको क्लियर दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, पहला त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, दूसरा CA/PA बराबर BC/MP। ठीक है, तो ABC AMP के समरूप होगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो आप ABC देख पा रहे हो, त्रिभुज ABC आप देख पा रहे हो, ये देखो। ठीक है ना, फिर से बना देता हूँ, त्रिभुज ABC ये आप देख पा रहे हो। ठीक है ना, और AMP भी देख पा रहे हो। ठीक है ना, त्रिभुज AMP वो जो ब्लैक कलर से है, ठीक है ना, AMP ये वाला त्रिभुज AMP। ठीक है ना, तो आप दोनों त्रिभुज देख लिए होंगे। अब मैं इसको हटाता हूँ। देखिए, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है, तो जो जो दिया था वो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। ठीक है ना, जो जो दिया था वो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। अब आगे क्या सिद्ध करना है वो यहाँ लिख दिया। ठीक है ना, अब सिद्ध जो है, उत्पत्ति जो है वो यहाँ पे चल रहा है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं कैसे क्या होना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, अगर हमको त्रिभुज ABC को AMP के समरूप सिद्ध करना है, ABC को AMP के समरूप सिद्ध करना है, तो त्रिभुज ABC में कोण B को देखो 90 डिग्री है, और AMP में कोण M को देखो 90 डिग्री है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या दिया कि ABC बराबर है AMP के, ये गिवन है, ये तो गिवन है। ठीक है ना, या फिर आप लिख सकते हो प्रत्येक 90 डिग्री यानी प्रत्येक समकोण। इसके अलावा जब दोनों त्रिभुजों में देखो ना, तो A वाला कोण जो है कॉमन है, दोनों त्रिभुजों में A वाला कोण जो है कॉमन है। तो देखिए कोण A बराबर कोण A क्या हो गया, कॉमन यानी उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है ना, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से यानी कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ABC क्या हो गया, AMP के समरूप हो गया। तो पहला हम लोगों ने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। अब अगर त्रिभुज ABC त्रिभुज AMP के क्या है, समरूप है यानी सिमिलर है, तो एक बात बताओ, शुरू का 2 ध्यान समझना थोड़ा सा, आप जो बताने वाला हूँ, क्या शुरू का 2 अक्षर लो तो AB, शुरू का 2 लो इसका तो AM, और लास्ट का 2 लो BC, और लास्ट का 2 लो तो MP। ठीक है ना, फिर शुरू और लास्ट का लो AC, फिर शुरू और लास्ट लो AP। ठीक है ना, यानी कि भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है ना, अगर भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया तो इसमें हम लोग को क्या प्रूव करना है, CA/PA BC/MP। देखो मिला, बिल्कुल CA/PA BC/MP। तो देखो ये दोनों क्या हो गए,
बराबर हो गए, तो ये आपका प्रूव हो गया। कैसे हुआ, तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप, CPST से। इसका मतलब क्या होता है, CPST का मतलब क्या होता है, CPST का मतलब होता है कि समरूप त्रिभुजों की सर्वांग या समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं या संगत कोण, ठीक है ना, ऐसा होता है। कोई दिक्कत, चलिए आगे। अगला च वाला भी देखो भैया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and coordinate of point B is 1, 4। कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसके, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2, -3 है और निर्देशांक क्या है, बी के निर्देशांक क्या है, 1, 4 है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बस समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिए। हाँ, अब देखिए क्या कह रहा है, ए बी एक व्यास है, देखिए दिखाया गया ए बी क्या है, एक व्यास है। और ए का आपको निर्देशांक पूछा है, तो ए का निर्देशांक हमने क्या माना, x1 y1 माना। बी का निर्देशांक दिया हुआ है, लिख दिया हूँ। और इसके अलावा सेंटर का, केंद्र का भी निर्देशांक दिया हुआ है, यानी केंद्र का भी कोऑर्डिनेट दे रखा है, वो भी लिखा हूँ। समझ में आया, ठीक है ना। अब क्या नहीं दिया है, ए नहीं दिया है, तो देखो दूरी का सूत्र लगा दो, या फिर आप मध्य बिंदु का सूत्र लगा दो। क्या लगाओगे, मध्य बिंदु का सूत्र, दूरी का नहीं, मध्य बिंदु का सूत्र लगा दो। तो मध्य बिंदु का सूत्र अगर आप लगाओगे, क्यों मध्य बिंदु का सूत्र लगाओगे, क्योंकि जो केंद्र होता है वो व्यास का मध्य बिंदु होता है। क्लियर है, तो इसीलिए मध्य बिंदु का सूत्र लगा दो, खत्म बात। तो देखिए क्या हुआ है, x=x1 + x2/2 हो गया और y=y1 + y2/2 हो गया। x का मान कितना है, 2, ये 2 हो गया। और x1 का मान ये तो ज्ञात ही करना है आपको, और प्लस x2 का मान कितना है, 1, तो 1 लिख दिए, और अपॉन 2, ठीक है ना। फिर y का मान कितना है, y का मान चेक कर सकते हो, 3 है, तो y का मान ये हो गया 3, ठीक है ना। और उसके अलावा y1 का मान क्या है, तो y1 देखो आपको ज्ञात ही करना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्लस y2 का मान क्या है, 4, ये आप देख सकते हो 4 है बटे 2, ठीक है ना। अब ये देखो जब आप इस वाले 2 को इसके साथ लेकर जाओगे तो गुणा कर लेगा, तो 2 दूना 4 बन गया, और x1 + 1 बच गया आपका, ठीक है ना। यहाँ पे जब इसको लेकर जाओगे 3 दूना 6 हो गया, और y1 + 4 बच गया आपका, ठीक है ना। अब ये एक जाएगा उधर तो माइनस कर लेगा 4 के साथ, तो एक अगर एक जो है 4 के साथ माइनस कर लेगा तो कितना बना देगा, 3, तो x1 का मान कितना आ गया, 3। और ये 4 जाएगा 6 के साथ माइनस कर लेगा, तो -6 - 4 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, तो y1 का मान क्या हो गया, -10। तो x1 y1 किसका निर्देशांक था, ए का, तो ए का निर्देशांक आपको मिल गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, कुछ अदर क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए हैं जिसको आप पढ़ के जाइएगा, करके जाइएगा, सॉल्व करके, ठीक है ना, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप अपने से खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरे का क पे आ जाते हैं। दूसरे का क पे कह रहा है कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल, अ कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर मेक्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, ठीक है ना। कह रहा है कॉर्ड ए बी, एक कॉर्ड है ए बी, ठीक है ना, एक जीवा है ए बी, और ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। मेक एज राइट एंगल एट द सेंटर, और सेंटर पे क्या कर रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, चित्र बना हुआ आप देख सकते हो। फाइंड द एरियाज ऑफ द माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो आपको एरिया फाइंड आउट करना है माइनर और मेजर सेगमेंट का, सर्कल के माइनर और मेजर सेगमेंट का, यानी कि वृत्त के लघु वृत्तखंड तथा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं, ध्यान देना, फॉर्मूला याद कर लेना, सब याद करके जाना, नहीं फिर पछताओगे। चलो देखो देखो कैसे होगा, देखो थीटा बराबर क्या है, 90 डिग्री, आर बराबर क्या है, 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर ए एक्स बी ओ, यानी ये सेक्टर यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलवा रहा है।
तो एरिया ऑफ सेक्टर AXBO माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ बिल्कुल सही है। अगर हम लोग इस त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा दें तो क्या ये वाला पार्ट बचेगा ना, तो बस इसीलिए माइनस किया गया है। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो रखा गया है बटे 360, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया था, तो 10 गुणे 10 यानी 10 इंटू 8 10, माइनस 1/2, और बेस कितना है 10, चेक कर सकते हो बेस कितना है 10, और हाइट कितना है 10, दोनों 10 10 है, ठीक है ना। सॉल्व जब करोगे तो जब इसको आप सॉल्व करोगे इतने पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे तो 78.50 आएगा, और जब इसको देखोगे तो यह इसका आएगा 50, और 78.50 में से 50 माइनस कर दो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझ में आया, कौन सा हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि माइनर सेगमेंट का एरिया। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे तो ये आ गया। चलो भैया, मेजर सेगमेंट का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यानी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो देख लो एरिया ऑफ सर्कल, बिल्कुल सर्कल के एरिया में से, हाँ क्या बोला मैं, हाँ मैं ये बोला, अरे भाई हाँ मैं ये बोला सर्कल के एरिया में से अगर आप इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर दोगे तो जो बचा वो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो बस वही काम करना है, नीचे वही काम किया गया है। चलिए, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आया 28.5 आया है, जो कि यहाँ लिख दिया, और 3.14 पाई की वैल्यू लिख दिया, इंटू 10 इंटू 10 आर स्क्वायर की जगह रख दिया, और माइनस 28.5 सॉल्व किया तो 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आया, तो बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। चलो भैया, अब आ जाते हैं हम लोग इस पे, यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 है तो F1 व F2 के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको मीडियन दे रखा है, ये मीडियन दे रखा है, ठीक है ना, और क्या पूछ रहा है, F1 और F2 की वैल्यू पूछ रहा है, और कह रहा है बारंबारताओं का कुल योगफल कितना है 200, ठीक है ना, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 200, चलिए समझते हैं कैसे सॉल्व होगा, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ चलो देखो भैया, जो दिया था पद में 0 1 2 3 4 5 वो लिख दिया, 0 कितनी बार आया 46 बार, 1 की बारंबारता नहीं पता, 2 की बारंबारता नहीं पता यानी फ्रीक्वेंसी, और 3 25 बार आया है, 4 10 बार आया है, 5 5 बार आया है, ठीक है ना। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 46 में 0 का गुणा करोगे तो 0 आएगा, F1 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो F1 आएगा, और 2F2 का मल्टीप्लाई करोगे 2F2 हो जाएगा, 3 और 25 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 75 आ जाएगा, और 4 और 10 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, और 5 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक। चलो भैया आगे देखो, यहाँ पे समेशन ऑफ FI दे रखा है, यानी सभी ऐप को जोड़ लिया गया है, तो 86 प्लस F1 प्लस F2 मिला है, ठीक है ना। F1 प्लस F2 ये अलग अलग रहेंगे, जुड़ेंगे, समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे हाँ, ऐसे ही समेशन ऑफ FI XI भी निकाल लिया गया है, 140 प्लस F1 प्लस 2F2 मिला है, ठीक है ना, तो ये वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। जो वैल्यू मिल गई सब वैल्यू यहाँ पे रख दिया जाएगा फॉर्मूले में। चलिए देखिए, तो मीन इक्वल टू कितना है 1.46 जो कि दिया हुआ है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI होता है। फिर मीन की जगह मीन की वैल्यू रख दिए हैं, ठीक है ना, और समेशन ऑफ FI XI की जगह ये उठा के रख दिया हूँ, ठीक है ना, चेक कर सकते हैं आप, ठीक है ना। इसके अलावा समेशन ऑफ FI की जगह ये उठा के रख दिया हूँ, वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। जब इस पूरे को ध्यान समझना थोड़ा सा,
जब इस पूरे को 1.46 के पास लेके गए तो ये मल्टीप्लाई कर लिया और ये वाला ऊपर वाला ये ऊपर वाला रह गया यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। और इसके अलावा एक बात और समझिएगा, ये हो गया समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड। तो आपको सर फर्स्ट कहाँ गया? तो फर्स्ट यहाँ पे समेसन ऑफ एफ आई से जो आपको मिला है, ध्यान समझना, समेसन ऑफ एफ आई से जो आपको मिला वो है फर्स्ट वाला, क्योंकि समेसन ऑफ एफ आई इक्वल टू क्या है 86 प्लस F1 प्लस F2 और समेसन ऑफ एफ आई की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 200, ठीक है ना, 200 दे रखा है। तो 86 प्लस F1 प्लस F2 हो गया, तो F1 प्लस F2 इक्वल टू 114, ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ F1 प्लस F2 इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से F1 और F2 की वैल्यू निकाल लिए और इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। जब रखेंगे तो F2 की वैल्यू कितनी आएगी 38 आएगी और F1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 76 मिल जाएगी। समझ में आया? कैलकुलेशन बहुत ही आराम से इसका कैलकुलेशन बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे से कीजिएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसका कैलकुलेशन बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे से कीजिएगा। जल्दबाजी में कोई गड़बड़ी मत कीजिएगा। स्टैटिक्स के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, सांख्यिकी के जितने भी प्रश्न आएंगे, बहुत ध्यान से करना, फॉर्मूला अच्छे से रट करके जाना और जितने भी फॉर्मूले हैं सबको एकदम अच्छे से रट लेना और कैलकुलेशन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कैलकुलेशन पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा और अच्छे से सभी, जैसे माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यक कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, माध्य निकालने की तीनों विधियाँ क्या हैं, माध्यक के लिए क्या क्या कैसे कैसे निकाला जाता है, बहुलक कैसे निकाला जाएगा, सब कुछ अच्छे से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है पढ़ के जाइएगा ज़रूर, ठीक है ना। फॉर्मूले सबके अच्छे से याद कर लीजिएगा, किसको क्या मानते हैं, किसको CF बोलते हैं, किसको F बोलते हैं, किसको F1 बोलते हैं, किसको F0 बोलते हैं, किसको F2 बोलते हैं, सब कुछ एकदम अच्छे से ध्यान दे करके जाइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। और इसके अलावा NCERT के भी कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना, NCERT के कुछ एग्जाम्पल हैं, वो भी आप पढ़ के जाइएगा। जैसे कि माध्यक का एक एग्जाम्पल है, उसमें भी शायद फ्रीक्वेंसी को गायब किया है, बारंबारता को गायब किया है, उसकी वैल्यू आपको निकालनी, तो आप उसको पढ़ के ज़रूर जाइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलो भैया अगला दूसरे का गा, देखो अब कितना अजीब टाइप का क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन नहीं, चलो देखो अब। इफ अ हेक्सागोन ABCDEF, हेक्सागोन यानी वही हेक्सागोनल AAA, ये समझ में है ना, तो बना हुआ है ना। तो इफ अ हेक्सागोन ABCDEF सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल, बिल्कुल एक सर्कल है उसके अंदर, ड्रॉ दैट AB प्लस CD प्लस EF इक्वल टू BC प्लस DE प्लस AF, ये क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। इस भुजा का इस भुजा का इस भुजा के योग इस वाले भुजा के इस वाले भुजा के इस वाले भुजा के योग के बराबर होगा। कैसे होगा भैया? चलो देखते हैं कैसे होगा। चलो भैया क्या सिद्ध करना है लिख दिया, ठीक है ना, बाकी कुछ कहानी लिख दिया। अरे कहानी ज़रूरी है, ठीक है ना, ये कहानी नहीं है, बहुत ज़रूरी पॉइंट लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। हाँ, याद करके जाना है, इस प्रमेय को सिद्ध करना आना चाहिए। ये एक बात बता देता हूँ, वृत्त में जितने भी प्रमेय हैं सब सिद्ध करना आना चाहिए आपको, ठीक है ना। ये सब एग्जाम में पूछ सकता है डायरेक्ट प्रमेय, ठीक है। चलो भैया आगे चलते हैं। क्या है AD नहीं, AP प्लस AU, AP बराबर AU, क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या बोला AP बराबर AU हो सकता है। अरे देखो ना, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होंगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से BP बराबर BQ होगा। इसी प्रकार से CR
बराबर सी क्यू होगा, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देना, बी क्यू इधर है ना, बी क्यू इधर है ना, इधर साइड में दाया लेफ्ट राइट हैंड साइड में, तो बी क्यू से कौन जुड़ा, बी क्यू से सी क्यू जुड़ा है, इसलिए देखो सी क्यू को भी राइट हैंड साइड में रखा हूँ, ठीक है ना। ये अरेंज करते हुए लिखिएगा, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। नहीं समझ में आया, देखो बी क्यू से कौन जुड़ा है, सी क्यू जुड़ा है, तो हमने बी क्यू को राइट हैंड साइड में लिखा ना यहाँ पे, तो देखो सी क्यू को भी राइट हैंड साइड में लिख दिया, ताकि अगर मान लीजिए हमको जोड़ना पड़े तो आसानी से हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड वाला आराम से अपना आपस में जुड़ जाएगा और जुड़ करके बी सी बना लेगा। आई बात समझ में? चलिए चलिए देखिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आया, तीसरे समीकरण तक। फिर आर डी बराबर डी एस, आर डी बराबर डी एस। अब सी आर से आर डी जुड़ेगा, तो देखो आर डी को सी आर कहाँ है, बाएं पक्ष में, तो आर डी भी देखो कहाँ रखा हूँ, बाएं पक्ष में। जरा ध्यान दो कैसे हो रहा है। हाँ चलो, अब आगे क्या है, ई टी कहाँ गया भैया, ई टी, ई टी, ई टी बराबर ई एस, तो ई टी बराबर ई एस। अब ई एस के साथ कौन जुड़ना चाहता था, डी एस, तो इसीलिए देखो ई एस, डी एस कहाँ है, राइट हैंड साइड में, तो एस ई भी कहाँ है, राइट हैंड साइड में। आई बात समझ में? चलो, अब इसके साथ अब आगे एफ टी इक्वल टू एफ यू, तो एफ टी इक्वल टू क्या हो गया, एफ यू हो गया, ठीक है ना। ये बाय बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती, तो ये सब समीकरण आपके बन गए। जब बन गए तो कोई टेंशन ही नहीं। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, अरे बाप रे, सभी इक्वेशन को ऐड कर लो भैया, ऐसे ऐड कर लो, सभी इक्वेशन को ऐड कर लो, तो सभी समीकरण को ऐड कर लिया। जब ऐड कर लिया तो देखो ए बी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस आर डी प्लस ई टी प्लस एफ टी, और इधर ए यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस प्लस एस ई प्लस यू एफ। देखो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है। अब ए पी के साथ कौन जुड़ेगा, बी पी, तो ए पी के साथ बी पी जोड़ा, ए बी बन गया। और इसके अलावा सी आर के साथ कौन जुड़ेगा, आर डी, तो सी आर के साथ आर डी जुड़ा तो सी डी बन गया। देख लो, सी आर के साथ आर डी जुड़ा तो सी डी बन गया। और ई टी और एफ टी के साथ कौन जुड़ेगा, ए टी और एफ टी के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, एफ ई, तो ई टी और एफ टी के साथ जुड़ा, देखो क्या बना दिया, एफ ई बना दिया। कितना गंदा हो जा रहा है ना। चलो, इसी प्रकार से ए यू और बी, देख लेता हूँ क्या 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 क्या। ए यू के साथ कौन जुड़ने वाला है, यू एफ, और दोनों जुड़ेंगे क्या बनाएंगे, ए एफ, तो ए यू और यू एफ के साथ ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बना दिए, ए एफ, ठीक है ना। और बी क्यू सी क्यू जुड़ गए, बी क्यू और सी क्यू आपस में जुड़ के क्या बना लिए, बी सी, देखो बी सी बना लिए, बी क्यू सी क्यू जुड़ के। डी एस एस सी आपस में जुड़ गए तो क्या बना लिए, डी ई, तो ये बना लिया डी ई। कोई दिक्कत? तो क्या मिल गया हम लोगों को, ए बी प्लस सी डी प्लस, यहाँ प्लस होगा, ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ, यहाँ प्लस होगा, ठीक है ना, यहाँ पे। हाँ, और बराबर बी सी प्लस डी प्लस एफ ए, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ये आपका प्रूफ हो गया। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो भैया, अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर नहीं पढ़ा है क्या इसमें, चलो देख लो ऐसे ही। इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू पी, क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू पी और tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्यू, देन प्रूव दैट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 4, फिर स्क्वायर रूट में पी क्यू, 4 स्क्वायर रूट में पी क्यू। चलो देखो, तो जो पी और क्यू की वैल्यू दिया था वो मैं यहाँ पे लिख लिया, जो प्रूव करना था वो यहाँ पे लिख लिया। एल एच एस को लेकर चलते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को, तो पी की जगह पी की वैल्यू रख दिया देखो, और स्क्वायर लगा दिया, और क्यू की जगह क्यू की वैल्यू रख दिया, ये स्क्वायर लगा दिया, ठीक है ना। चलिए, जब हम स्क्वायर लगाया तो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, अच्छा, कुछ और दिमाग लगा दिया। चलो देखो क्या दिमाग लगा दिया, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया जब, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होगा, तो ये पूरा ए हो गया, tan थीटा प्लस साइन थीटा, ये पूरा ए हो गया, और प्लस बी tan थीटा माइनस साइन थीटा, ये पूरा क्या हो गया, बी हो गया, तो रख दिया। समझ में आया? दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ये पूरा ए है, तो tan थीटा प्लस साइन थीटा ए था, माइनस ये पूरा बी है,
तो माइनस टेन थीटा माइनस साइन थीटा होना चाहिए था, लेकिन इस वाले माइनस के कारण यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। ध्यान समझना, ठीक है ना। चलो अब देखोगे तो साइन से साइन कट गया और यहाँ पे टेन से टेन खत्म, ठीक है ना। जब साइन से साइन खत्म तो 2 tan बचेगा, जब टेन से टेन खत्म तो 2 sin बचेगा, ये 2 sin बच गया, ठीक है ना। 2 दूना 4, 4 tan थीटा साइन थीटा। अब RHS को लेकर चलेंगे, ये LHS को लेकर चले थे, अब किसको लेकर चलेंगे हम लोग, अरे भाई अब हम लोग किसको लेकर चलेंगे बताइए, RHS को, ठीक है ना, लिख लेना। हाँ RHS को लेकर चलेंगे तो RHS 4 स्क्वायर रूट PQ है, तो 4 स्क्वायर रूट में P की वैल्यू रख दिए और ये Q की वैल्यू रख दिए। फिर देखो ये फिर से बन गया, एक ब्रैकेट में A प्लस बी, एक ब्रैकेट में A माइनस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, जो कि नीचे फॉर्मूले में चेंज कर दिया। फिर क्या होगा, ये साइन के टर्म में है लेकिन ये tan के टर्म में है, तो इसको साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में तोड़ दिया, ठीक है ना। अब एलसीएम क्या लोगे आप, देखोगे तो यहाँ पे दोनों में साइन कॉमन मिल गया आपको, साइन को निकाला बाहर तो क्या बच गया, जब साइन बाहर गया तो देखो जब साइन यहाँ से बाहर जाएगा तो 1 कॉस बचेगा, तो ये 1 कॉस बच गया, यहाँ से भी बाहर जाएगा तो -1 बचेगा, तो देखो -1 बच गया, कोई दिक्कत। अब आगे 4 को बाहर कर दिया, 4 बाहर है वो बाहर ही है, ठीक है ना। अब ये साइन स्क्वायर थीटा था इसलिए साइन थीटा बन करके बाहर आ गया, स्क्वायर हट गया क्योंकि रूट से बाहर आ गया। अब ये क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर अब एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है ना। तो 4 साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, क्या होता है, tan थीटा होता है। तो 4 साइन थीटा पहले था और ये क्या बन गया, tan स्क्वायर थीटा हो गया, tan स्क्वायर थीटा हो गया। जब ये tan स्क्वायर थीटा हो गया तो ये स्क्वायर रूट से अब बाहर आ सकता है क्योंकि स्क्वायर है, तो बाहर आया तो tan थीटा हो गया। तो देखिए क्या मिल गया, 4 साइन थीटा tan थीटा, इधर क्या मिला था 4 साइन थीटा tan थीटा, क्या LHS RHS के बराबर हो गया, तो प्रूव हो गया, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसको जरूर देख के जाइएगा। चलते हैं आगे, चलो भैया अंगा, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, बहुत सही। तो समीकरण के मूल अगर आपको ज्ञात करने हैं तो यहाँ पे दिया x माइनस 1/x बराबर 3 इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो x माइनस 1/x इक्वल टू क्या है, 3 है। एलसीएम ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जब आप इस x को 3 के पास ले जाओगे तो 3x बन जाएगा, देखो, और एक्स स्क्वायर -1 बचेगा, एक्स स्क्वायर -1 बच गया। फिर आगे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब कंपेयर करते हैं तो ए की जगह क्या है 1, तो ए की वैल्यू 1, और बी की जगह क्या है -3 तो यहाँ पे -3, और सी की जगह क्या है -1 तो यहाँ पे -1। अब क्या समीकरण का सूत्र लगा दो, और द्विघात समीकरण का सूत्र लगा दो, यानी श्रीधराचार्य वाला सूत्र लगा दो। सूत्र लगा करके जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत ही ध्यान समझिएगा थोड़ा सा, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा, लास्ट में आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ प्लस माइनस दोनों है, ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है इसलिए एक बार प्लस में लिखा एक बार माइनस में लिखा, ठीक है ना। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, और इसका अथवा भी क्वेश्चन है, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290 डिग्री। ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योगफल कितना है 290 डिग्री, 290 है, योगफल कितना है 290 है। ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक के लिए क्या होता है ना, अगर आप एक x लिए हो तो दूसरा क्या ले लोगे, x+2 ले लोगे, ठीक है ना। तो देख सकते हो आप, वही माना गया है, एक x है तो दूसरा x+2 है। कह रहा है इनका योग, इनके वर्गों का योग, सॉरी ध्यान समझना, इनके वर्गों का योग, वर्गों का योग यानी कि पहले का इसका x का वर्ग करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x+2 का वर्ग करोगे तो x+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। योग करना है, योग यानी इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है ना। तो देखो वही किया गया, एक्स स्क्वायर फिर x+2 का होल स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दिया गया, 290 के बराबर कर दिया गया। फिर ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये ब्रैकेट में ये फॉर्मूले में तोड़ दिया, तो एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 290, ठीक है ना। फिर जब फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग
तो आप देखो एक्स स्क्वायर 2 बार हो गया तो 2x² हो गया, और ये 4x को पहले लिख दिया, फिर बाद में 4 को लिख दिया, और 290 प्लस में था, इधर आकर के माइनस बना लिया। ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस, इन दोनों को जब हटा लिए तो 286 बराबर 0। ठीक है ना। आगे जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिला -13 और x की वैल्यू मिली क्या 11। तो माइनस में वैल्यू मान्य नहीं होगा, इसलिए क्योंकि धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है। कैसे पूर्णांक की बात कर रहा है, धनात्मक, इसलिए ये अग्राह्य है। ठीक है ना। ठीक है ना, ये अमान्य है, ऐसा कह सकते हो आप। क्या है, अमान्य है। तो ये मान्य नहीं है, इसलिए -13 को हम लोग नहीं लेते हैं, -13 को। ठीक है ना। बाकी 11 चलेगा, तो 11 ले लिया। तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+2 यानी 11 प्लस 2 = 13, यानी संख्याएं क्या हो गई, 11 और 13 आ गई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देख के जाइएगा। ठीक है ना। बाकी पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके जाइएगा, अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, इसी के भरोसे ना रहिएगा। चलिए अदर क्वेश्चन है, अदर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, इसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिए, जितने भी अदर क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं वो ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट चल भैया, हाँ आगे। अ ट्रेन travels 360 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 5 km/h more, it would have been taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. कह रहा है कि एक ट्रेन है, उसको 360 किलोमीटर की दूरी को तय करना है और यूनिफॉर्म स्पीड से तय कर रहा है, यानी एक समान गति से चल रहा है। लेकिन अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड अपनी बढ़ा लेता है, तो वो जहाँ पहुँचना चाह रहा था वहाँ पे 1 घंटे कम समय लगेगा पहुँचने में। ठीक है ना। तो आपको रेलगाड़ी की स्पीड बतानी है, चाल बतानी है। ठीक है ना। चलो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या होगा। देखो भैया, देखो, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू बी x km/h। समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो लिख दिया। तो t1 कितनी दूरी जानी है उसको, 360, कितने स्पीड से जानी है, x की स्पीड से, तो 360/x, ये t1 हो गया। फिर आगे क्या कह रहा है, दूसरे कंडीशन में बहुत ध्यान समझना, t2 कितनी दूरी जानी है, वही 360 किलोमीटर की दूरी जानी है, लेकिन इस बार स्पीड बढ़ा दिया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा कर दिया है। तो इससे पहले स्पीड x था, अब क्या हो गया, x+5 हो गया, यानी बढ़ गया। तो टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, जब चाल बढ़ गया तो टाइम घटेगा। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलो भैया देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या किया गया कि 1 घंटे कम समय लगते हैं ना, तो 1 घंटे अगर कम समय लगते हैं तो यानी कि ये देखो, जब इतनी स्पीड से चल रहा था, सॉरी, जब ये x+5 की स्पीड से चल रहा था, x+5 की स्पीड से चल रहा था, तो 1 घंटे कम समय लगा उसको 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, ये बोला है ना क्वेश्चन। तो देखो क्या किया गया, तो यानी ये टाइम, ध्यान समझना, ये टाइम और ये टाइम, इन दोनों टाइम में कौन सा टाइम बड़ा है, ज़रा आप ये बताइए। इन दोनों टाइम में t1 बड़ा है कि t2 बड़ा है, तो आप जानते हो कौन सा बड़ा है टाइम। ठीक है, t1 बड़ा है कि t2 बड़ा है, कौन सी टाइम आपको कौन सी टाइम बड़ी है आप बताएंगे, बोलो। तो आप देखोगे तो t1 बड़ा होगा। कौन सी टाइम बड़ी है, t1। ठीक है ना, क्योंकि इसकी स्पीड छोटी है। ठीक है ना। तो t1 बड़ा है, तो आप t1 - t2 बराबर 1 लिख सकते हो। t1 - t2 बराबर क्या लिख सकते हो बताओ, 1। ठीक है ना, या फिर जैसे किया हो आप वैसे कर सकते हो आराम से। t1 - t2 बराबर 1 लिख दो, फिर t1 की जगह t1 की वैल्यू रख देना और t2 की जगह t2 की वैल्यू रख देना। देख लो आप, वही किया गया है। देखो ना, ये 360/x की वैल्यू है t1 की, और 360/x+5 किसकी वैल्यू है, t2 की, है ना। दोनों घटा दिया, दोनों को घटाना किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर हुआ, क्योंकि 1 घंटे का ही फर्क पड़ रहा था। समझ में आया ना। तो 360 क्या किया, कॉमन ले लिया। जब 360 कॉमन ले लिया तो इन दोनों को एलसीएम ले लिया, 360 को कॉमन लेने के बाद x और x+5 ये एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम ले लिया तो x से x कटा तो x+5 जाके लग जाएगा। अरे मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात को। जब आप इसमें से 360 कॉमन लोगे तो 1/x बचेगा और माइनस 1/x+5 बचेगा। आई बात समझ में। ठीक है ना। जब एलसीएम लोगे तो x से x कटेगा तो x+5 इसके पास आएगा
और एक्स प्लस 5 कटेगा तो एक्स इसके पास आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना, तो वही हुआ है, एक्स प्लस 5 हो गया, फिर माइनस एक्स हो गया, एक्स से एक्स कट गया, एक्स से एक्स कट गया तो क्या बचा 5। अब 5 का 360 से गुणा कर दिया गया तो 1800 हो गया, और ये अंदर गुणा कर लिया गया एक्स का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर 5x को 1 के साथ लगा दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो गया, और 1800 एक साइड हो गया। समझ में आया ना? अब जब आप सॉल्व करोगे तो x बराबर 40 आएगा और x बराबर -45 आएगा, तो -45 अमान्य होगा क्योंकि माइनस में आ रहा है, तो x बराबर क्या हो गया 40, यानी कि ट्रेन की चाल कितनी थी 40 किलोमीटर प्रति घंटे थी। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Sum of the area of two squares is 117 meter square. If the difference of their perimeter is 12 meter, then find the sides of both squares. ठीक है ना, कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, और यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। उनके परिमापों का अंतर कितना है 12 मीटर है, वो हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, दो वर्ग हैं तो एक वर्ग की भुजा x माना, एक वर्ग की भुजा y माना, दोनों के क्षेत्रफलों का योग यानी कि पहले का क्षेत्रफल, तो अगर भुजा x है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और भुजा y है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा y स्क्वायर, और कह रहा है इनका योग, तो इनका योग यानी प्लस कर दिया, और किसके बराबर हो गया 117 के, तो ये हो गया 117 के बराबर। ये हो गया आपका पहला समीकरण। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? और वही चीज़ यहाँ पे लिखा होगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117, ये हो गया पहला समीकरण। आगे कह रहा क्या कह रहा है, उनके परिमापों का अंतर यानी कि पेरीमीटर का डिफरेंस, तो परिमाप क्या होगा 4x होगा, अगले का परिमाप क्या होगा 4y होगा, अंतर कह रहा है, अंतर यानी कि माइनस लगा दिया, कितना होगा 12 मीटर, तो ये लिख दिया 12, तो 4x माइनस 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। 4 जब कॉमन लोगे तो ये 4 के 12 हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालोगे तो 3 प्लस वाई हो जाएगा। आई बात समझ में? और आप देख सकते हो पूरा वही सॉल्व किया गया, ये है 4x माइनस 4y इक्वल टू 12, फिर 4 कॉमन लिया गया और x बराबर 3 प्लस वाई बच गया, ये हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है ना, अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इस x का मान इसमें रख दो, फिर उसके बाद सॉल्व कर लो। जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व तो करना आता हो ये होगा, इसलिए मैं सॉल्यूशन पूरा नहीं बता रहा हूँ। ठीक है ना, जब आप सॉल्व करोगे ध्यान समझो, जब आप सॉल्व करोगे तो y बराबर 6 आएगा, जब y बराबर 6 आएगा, देखिए y की वैल्यू -9 आएगी और 6 आएगी, माइनस अमान्य होगा। ठीक है ना, 6 लेना है आपको, तो y की वैल्यू 6 आ गई। जब y की वैल्यू 6 आ गई तो y की वैल्यू रख दो आप इक्वेशन सेकेंड में, तो 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 मीटर। समझ में आया ना? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पढ़ करके जाइएगा। ठीक है ना, चलिए आगे 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन becomes theta from phi, then the shadow of a pillar standing on the horizontal ground is increased by a meters. Find the length of the pillar. कह रहा है कि जब किसी वो सूर्य का जो कोण है, सूर्य का जो कोण है वो कितना हो जा रहा है, थीटा से फाई हो जा रहा है। देख सकते हो सूर्य का जो कोण है थीटा से कितना हो जा रहा है, फाई हो जा रहा है। तो जो छाया है, जो छाया है वो कितना हो जाएगी, देखो क्या लिखा है, देन द शेडो ऑफ अ पिलर स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजेंटल ग्राउंड इज इंक्रीज बाई ए मीटर्स। जो छाया है वो क्या हो रहा है, ए मीटर बढ़ जा रहा है। छाया जो है वो क्या हो जा रहा है बताइए, ए मीटर बढ़ जा रहा है। जब सूर्य का, ध्यान समझो ध्यान समझो, जब सूर्य का जो उन्नयन कोण है, सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो क्या हो जा रहा है, फाई से, क्या हो जा रहा है, फाई से थीटा हो जा रहा है, तो उसकी छाया ए मीटर बढ़ जा रही है। आप देख सकते हो छाया ए मीटर क्या होगी, बढ़ गई। ठीक है ना, पहले छाया कितनी थी वो नहीं मालूम तो एक्स माना हूँ, और बाद में वो छाया ए मीटर बढ़ गई तो देखो ए मीटर बढ़ा दिया हूँ। समझ में आ रहा है ना डायग्राम? ठीक है ना, और पिलर की ऊंचाई नहीं मालूम है तो इसको हम लोगों ने एच मान लिया। ठीक है, अब लेट ए बी द पिलर ऑफ द बी द हाइट ऑफ द पिलर। ठीक है ना, एच
सॉरी, तो यानी कि पिलर की जो हाइट है वो h मीटर है, ऐसा ही लिखा है, ठीक है ना। चलो, अब बी सी इक्वल टू कितना है, x है, जो कि यहाँ लिख दिया। सी डी इक्वल टू कितना a है, जो कि यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको बताया हूँ हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में डायग्राम बनाना आना चाहिए बस। अगर डायग्राम बन गया तो जितने त्रिभुज बन रहे हैं ना, सब त्रिभुजों में त्रिकोणमितीय अनुपात लगा दो आराम से, बस हो गया, ठीक है ना। जितने त्रिभुज बन रहे हैं सब त्रिभुजों में त्रिकोणमितीय अनुपात लगा दो आराम से, हो गया खत्म, ठीक है ना। चलो देखो, त्रिभुज एबीसी में, तो एबीसी यानी ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, tan फाई इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी हो गया। तो tan फाई ए बी की वैल्यू कितनी है, h, और बी सी की वैल्यू कितनी है, x, इसलिए tan फाई इक्वल टू एच अपॉन एक्स हो गया। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल ली है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, h अपॉन tan फाई हो गया, h अपॉन tan फाई, ये हो गया समीकरण 1। क्या हो गया, समीकरण 1। देखो हमको हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है पिलर की ऊंचाई। अगर आपको पिलर की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो आपको एक्स से क्या कोई लेना देना है क्या, नहीं है ना, इसलिए यहाँ से एक्स की वैल्यू को निकाल लिया, ठीक है ना। एक्स से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक्स की ही वैल्यू हमने निकाला है। आप कहोगे सर एच की वैल्यू भी निकाल सकते थे, नहीं, हमको एक्स से नहीं मतलब है ना, कोई एच से तो मतलब है एच निकालना है, तो इसीलिए एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाला। अब एक्स की वैल्यू जहाँ होगी उसमें रख देंगे तो एक्स वहाँ से भी गायब हो जाएगा, आई बात समझ में, ठीक है ना। चलो, अब अगला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज आपको दिखता होगा। अगले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी यानी बड़ा वाला त्रिभुज, tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। ए बी की वैल्यू कितनी है, एच है, बी डी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस एक्स, देख लो, ठीक है ना। तो ए प्लस एक्स टेन थीटा बराबर एच हो गया, ए प्लस एक्स टेन थीटा बराबर क्या हो गया, एच हो गया, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने पर। चलो आगे, फिर आगे क्या हो गया, एक अब टेन थीटा का दोनों से गुणा कर लो, ए से भी एक्स से भी, तो ए टेन थीटा हो गया, एक्स टेन थीटा हो गया, बराबर क्या हो गया, एच हो गया। अब एक्स टेन थीटा बराबर क्या होगा, एच माइनस ए टेन थीटा। अब देखो यहाँ से भी एक्स को अलग कर रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि एक्स से हमको मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब एक्स टेन थीटा बराबर क्या हो गया, एच माइनस ए टेन थीटा हो गया, ठीक है ना। फिर देखो यहाँ पे एक्स को रखा और ये टेन थीटा को उठा करके रख दिया नीचे, यानी कि यहाँ गुणा कर रहा था, इधर आया तो भाग कर दिया सेकेंड समीकरण। तो एक्स का मान कितना हो गया, एच माइनस ए टेन थीटा, एच माइनस ए टेन थीटा अपॉन टेन थीटा, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, इनका राइट हैंड साइड आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो बराबर कर दिया होगा, ये बराबर कर दिया। फिर क्या होगा, ये टेन थीटा एच से मल्टीप्लाई करेगा, टेन फाई इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, तो देखो कर दिया मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई किया तो आपको देखो ध्यान समझना आप थोड़ा सा, ए टेन थीटा टेन फाई को एक साइड कर दिया, क्योंकि हमको एच निकालना है, और दोनों एच हम चाहते हैं दोनों एच एक साइड चले जाए, तो देखो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, यहाँ से हटा करके यहाँ ले आया, और इस एच टेन थीटा को उठा करके इधर ले आऊँगा, तो आप देख सकते हो इसको उठा करके इधर लाया, ये देखो, और एच टेन थीटा को इधर लाना था हमको, तो देखो ये आ गया, ठीक है ना। ये प्लस में था, इधर आ गया माइनस में, और ये माइनस में था, इधर आ गया तो प्लस में, दिख रहा होगा सब कुछ, ठीक है ना। अब देखो क्या हो गया, इन दोनों में एच कॉमन है तो एच कॉमन ले लिया, तो एच जब कॉमन लिया तो टेन थीटा बचेगा, अब टेन फाइव बचेगा, तो टेन फाइव माइनस टेन थीटा बच गया, बराबर ये जैसा था वैसा यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ से ये वाला जो टर्म है जो ब्रैकेट में है, ये गुणा कर रहा है एच के साथ, तो इधर आएगा तो भाग करेगा, देखो भाग में लिख दिया, तो एच का मान आपको मिल गया। समझ में आया कि नहीं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा 6 मार्क्स में पूछेगा, ध्यान दीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक है ना। 6 मार्क्स में पूछता है ये। चलो आगे चलते हैं, चलिए अगला ग वाला, find the area of the sector whose angle is 30 degree of a circle whose radius is 4 centimeter. Also find the area of the corresponding major sector. चलो देखो भैया, कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आसान है ये, ठीक है ना, ये आसान है, ये इसको कर लीजिएगा आप आराम से, ठीक है ना। फॉर्मूला लगाइएगा डायरेक्ट, ये फॉर्मूला लगाइएगा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। आपको लघु त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल मिल जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल, ठीक है ना।
लघु त्रिज्यखंड के लिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 30 डिग्री हो जाएगा। और दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 360 में से 30 माइनस कर देना। देखो 360 में से 30 माइनस कर दिया गया, जो आएगा फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आसान क्वेश्चन है, अपने से ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। लास्ट में आंसर आपका ये आ जाएगा 968/21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये सब फॉर्मूले याद करके जाइएगा ज़रूर, क्वेश्चन का आना एकदम फिक्स है, ठीक है ना। ये सब फॉर्मूले याद करके जाइएगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। और तरीके सब मालूम होने चाहिए कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। चलो आगे नेक्स्ट, अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, एक टेंट है जो कि सिलेंडर के रूप में है, ठीक है ना। बीच अ कोन इज सरमाउंटेड इफ हाइट एंड द डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। देखिए हाइट दे रखा है 2.1 मीटर और डायमीटर कितना दे रखा है 4 मीटर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एंड स्लैंट हाइट इज 2.8 मीटर, स्लैंट हाइट ये 2.8 मीटर है, दिख रहा है ना, स्लैंट हाइट 2.8 मीटर है, ठीक है ना, यानी तिरछी ऊंचाई। देन फाइंड द एरिया ऑफ यूज्ड कैनवास इन मेकिंग दिस टेंट, ठीक है ना। आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर विद इन टेंट। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखो क्या कह रखा है, कह रखा है एक तंबू है, एक बेलन के आकार का है, उसके ऊपर एक शंकुआकार भाग है, ठीक है ना। तंबू की ऊंचाई 2.5 मीटर है, उसका व्यास कितना है 4 मीटर है, और तिरछी ऊंचाई शंकुआकार भाग की तिरछी ऊंचाई कितनी है 2.8 मीटर है। तो आपको ये टेंट बनाने में कितने कैनवास का यूज हुआ, कितने कैनवास का प्रयोग हुआ, उसका क्षेत्रफल याद करना है। और साथ ही साथ इसके अंदर कितनी जगह है, कितना वायु भर सकता है, यानी कितनी जगह है, जगह यानी आयतन, जगह यानी आयतन, कितना वायु भर सकता है यानी आयतन पूछ रहा है, यानी इसका आयतन ज्ञात करना है, ठीक है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिएगा, एकदम ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है ना। मैं जो बोलने जा रहा हूँ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे, अगर आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है 2 या 2 से अधिक फिगर को जोड़ करके, ठीक है ना, अगर आपसे 2 फिगर को जोड़ करके उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, तो हर समय आप उन दोनों फिगरों का, उन दोनों चित्रों का, यानी कि उन दोनों जो 3D फिगर होंगे उनका CSA ही लगाना, TSA मत लगाना, ठीक है ना। CSA ही लगाइएगा, TSA मत लगाइएगा। TSA तब लगाइए जैसे मान लीजिए टेंट के नीचे भी एक जैसे टेंट का जो जमीन वाला पार्ट है, यहाँ पे भी कपड़ा लगा दिया गया, तो एक वृत्ताकार भाग बढ़ जाएगा। जब वृत्ताकार भाग बढ़ जाएगा तो πr² जोड़ना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए, पहले मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर से, तो आपको हमेशा उन सभी फिगर का CSA लगाना है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है, ना कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, एक केस में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाइएगा, कब, जब घन होगा तब। लेकिन जब घन होगा आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल घन का लगाओगे, अगले फिगर का CSA ही लगाओगे। समझो समझो समझो, मैं क्या बोला कि अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, ध्यान समझना, पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो आपको सबका CSA लगाना है। लेकिन अगर घन होगा तो घन का TSA लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ अगर कोई फिगर होगी तो उसका CSA लगाना पड़ेगा। घन का क्या लगाओगे, TSA, और घन के साथ अगर कोई फिगर होगा तो उसका क्या लगाओगे, CSA। लेकिन अगर घन वाला क्वेश्चन होगा तो लास्ट में πr² को माइनस करना मत भूलना। अगर घन वाला क्वेश्चन होगा लास्ट में πr² को माइनस कर देना। आई बात समझ में, ठीक है ना। जैसे मान लो एक घन है, उसके ऊपर अर्धगोला है, तो घन का TSA लगाओ, अर्धगोले का CSA लगाओ, माइनस πr² लगा दो। आई बात समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अगर मेरी इस बात को आप समझ गए हो तो आप इसके क्वेश्चन को जरूर कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप कहोगे सर मान लीजिए, हाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, चाहे किसी चीज़ को काटा जाए, चाहे किसी ठोस में से किसी चीज़ को काटा जाए, चाहे किसी चीज़ को जोड़ा जाए, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हमेशा जोड़िएगा, घटाइएगा नहीं। जैसे मान लीजिए एक ठोस बेलन है, उस बेलन में से शंकु काट लिया गया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेलन का CSA लगाओगे, और क्योंकि ठोस बेलन है तो ठोस बेलन है नीचे से कवर रहेगा तो πr² जोड़ोगे, और इसके अलावा शंकु का CSA जोड़ोगे, घटाओगे नहीं।
शंकु का सी से जोड़ोगे, घटाओगे नहीं। आप कहोगे सर काटा गया है, तो काटा गया है तो क्या हुआ, फिर भी आप जोड़ोगे। लेकिन अगर आयतन का केस होगा तो घटाओगे। आयतन का अगर केस होगा तो अगर काट के निकाला जा रहा है तो घटाना पड़ेगा आयतन को घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो जोड़ना पड़ेगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखो ये आसान सा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन पे काफ़ी बात हो गई। हाँ, ये आसान सा क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूँ इसको आपके लिए छोड़ दूँ। देखिए डी दे रखा है तो आर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखा है, स्लैंट हाइट दे रखा है, लेकिन हाइट ऑफ कोन नहीं दे रखा है। तो हाइट ऑफ कोन निकाल लिए, यहाँ पे 1.96 आ गया। रिक्वायर्ड कैनवास यानी कैनवास की कितनी कैनवास की जरूरत पड़ेगी, तो सिलेंडर का सी लगा लो, कोन का सी यानी बेलन का सी कोन का सी। देखो सी ही लगाया हूँ, अभी मैं यही बात बोल रहा था। सी लगा करके वैल्यू रख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। आगे उसके अलावा क्या होगा, अब वॉल्यूम ऑफ एयर इन टेंट, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लगा लो, वॉल्यूम ऑफ कोन लगा लो, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों के एच को अलग अलग माना गया क्योंकि ऊंचाई 2 हो गई थी, ठीक है ना। अब इसको क्या करिए, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एच बचा, एच लिख दिया, 1/3 एच बचा, 1/3 एच लिख दिया, ठीक है। बस अब सबकी वैल्यू रख करके इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपका 34.577 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अगर मीटर में होगा तो मीटर क्यूब आएगा, ठीक है ना, मीटर में है शायद, ठीक है। तो हो गया आपका, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाइएगा। आगे है, चलिए लास्ट है आगे। अ बर्ड सिटिंग ऑन अ 80 मीटर हाई ट्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना। द बर्ड इज फ्लाइंग हॉरिजेंटली सच दैट इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड रिमेन सेम आफ्टर 2 सेकेंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड क्या हो जाएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट क्या हो गया, 30 सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ द फ्लाइंग बर्ड। देखो क्या कह रहा है, एक चिड़िया है जो कि एक पेड़ पे बैठी हुई है, ठीक है ना, एक पेड़ पे बैठी हुई है। अब जमीन के किसी बिंदु से उस चिड़िया का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री, देखो देख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद चिड़िया उड़ करके गई, उड़ करके जब उड़ने लगी तो 2 सेकेंड बाद उसका कोण कितना बना, 30 डिग्री। तो 45 डिग्री से 30 डिग्री बना है, ध्यान समझो। जैसे मान लो ये चिड़िया है, ठीक है ना, और ये एक पॉइंट है, यहाँ से इसका कोण कितना बना, 45 डिग्री, ठीक है ना। ये कोण कितना बना, 45 डिग्री, ठीक है। अब क्या कह रहा है, चिड़िया उड़ गई, उड़ करके 2 सेकेंड बाद उसका कोण कितना बना, 30 डिग्री। तो 2 सेकेंड बाद 30 डिग्री यानी कोण घट रहा है, घट रहा है। तो आप उड़ करके चिड़िया इधर नहीं आ रही है, अगर उड़ करके चिड़िया इधर दिशा में आएगी, ध्यान समझो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, उड़ करके चिड़िया इधर नहीं आ रही है, इधर आएगी तो कोण बढ़ेगा। इसका मतलब उड़ करके चिड़िया कहाँ गई, पीछे गई, इसीलिए घट करके कोण कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ये इतना क्या हो गया, 30 डिग्री, ठीक है ना। और ये डायग्राम बन गया। तो देखो यही डायग्राम आपका बना हुआ है, समझ में आया। तो आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। ये भी एक पेड़ था, ठीक है ना, चिड़िया यहाँ थी पहले, फिर 45 डिग्री कोण बन रहा था, जब पीछे गई तो कितने डिग्री कोण बनने लगा, 30 डिग्री का। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 80 मीटर, जो कि आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात करना है, यानी स्पीड ऑफ फ्लाइंग बर्ड ज्ञात करनी है। आराम से समझिएगा क्वेश्चन को, मैं बोला ना। अच्छा, जब ये ए से डी पर गई तो कितना समय ली, 2 सेकेंड का, तो वो टाइम यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। चलिए अब बारी बारी से ट्रायंगल ले लेते हैं, जितना त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज पे त्रिकोणमितीय अनुपात लगा देते हैं बस। तो लेट ए बी बी द ट्री, तो मान लिया कि ए बी क्या है, ट्री है। चलो इन ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री बराबर, तो 45 डिग्री, तो लंब बटे कड़, तो लंब बटे आधार, तो लंब क्या है, ए बी, और आधार क्या है, बी सी, तो ए बी बटे क्या हो गया, बी सी हो गया, ठीक है ना। तो tan 45 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी हो गया। तो 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और ए बी का मान कितना है, देखो 80 है, तो 80 हो गया। और बी सी का मान नहीं मालूम, तो बी सी का मान कितना मालूम हो गया, 80 मीटर, बी सी का मान कितना मालूम हो गया, 80 मीटर। चलो ठीक है।
अब त्रिभुज है DEC में आ जाओ, DEC ये बड़े वाले त्रिभुज में, तो क्या हो जाएगा, फिर से वही tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि लंब कितना है 80, तो ये 80 हो गया। आधार कितना है, देखो आधार में EB प्लस BC जुड़ेगा, तो देखो EB प्लस BC जुड़ा है, ठीक है ना। अरे यहीं पे देख लो, tan थीटा बराबर क्या हो गया D बटे C, तो D बटे C, ठीक है ना, tan 30 डिग्री। अब देखो ध्यान से क्या हो गया, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है। D का मान कितना है 80, D का मान कितना है 80, तो 80 लिखा गया है। और EC का मान कितना होगा, तो EC कैसे बना, EB और BC को जोड़ने पर, तो देखो EB प्लस BC लिख दिया, ये देखो यहाँ पे, ठीक है ना। चलो आगे इसको, तो EB प्लस BC यहाँ 1 से गुणा किया और 80 का किससे गुणा हो गया √3 से, तो EB प्लस BC इक्वल टू 80 √3 बन गया। तो EB प्लस 80, क्योंकि BC की वैल्यू आपको मिल चुकी थी ये, ठीक है ना, तो BC बराबर क्या हो गया 80, इसीलिए BC की जगह क्या रख दिया 80 रख दिया, 80 ये, और इक्वल टू 80 √3, ठीक है ना। तो EB इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 80 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस कर लेगा, अब 80 कॉमन हो जाएगा, 80 जब कॉमन लिए तो √3 - 1 बच गया, √3 - 1 अगर बच गया तो √3 की वैल्यू रख दी, फिर सॉल्व कर लिए, EB की वैल्यू आ गई, EB की वैल्यू आई है। EB की वैल्यू मतलब ये पक्षी ने कितनी दूरी तय की, चाल ज्ञात करना है ना पक्षी का चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, इसलिए दूरी निकाला गया, दूरी बटे समय होता है, इसलिए दूरी निकाला गया, दूरी बटे समय होता है। तो समय तो पहले से मालूम था, कितना दूरी तय की वो पता कर लिया हम लोगों ने, EB का मान पता कर लिया, EB या AD एक ही बात हुई ना। तो कितना दूरी तय की 58.56 मीटर की, और कितना समय ली थी 2 सेकेंड का, तो डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस लिख दो और टाइम की जगह टाइम लिख दो। स्पीड का फॉर्मूला है ये, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या मिल गया स्पीड कितना मिल गया 29.28 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए ठीक है, आप इस वीडियो में केवल इतना ही, आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा भी मिल जाए, ठीक है ना। गेसिंग, ये मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, इसमें गेसिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप केवल इसी के भरोसे मत रहिएगा, हो सकता है एक वीडियो आज शाम तक और आए, हो सकता है, ठीक है ना, या फिर आपको मैं वीडियो बना रखा हूँ उसका प्लेलिस्ट इसी के साथ जोड़ दूंगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। 2-3 वीडियो बन रखा है सेम क्वेश्चन के ही, ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन थोड़े थोड़े अलग किए गए हैं, 2 या 3 मॉडल पेपर बने हैं, उनको सॉल्व किया गया है, उसको ज़रूर देख करके जाइएगा। समझ में आया ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए बाय बाय।